वो सही टाइम पर पहुंच गया। उसने डाकुओं को खत्म कर दिया और उस दरवाजे को खोलने के लिए भागा जहां लड़कियां फंसी हुई थीं। उसने पूछा कि क्या अंदर कोई और है और उन्होंने दूसरी बग्घी की तरफ इशारा किया। वो भाग कर गया और उसे खोला और फिर बूम, वो सदमे में जम गया और उसे खोला और फिर बूम, वो सदमे में जम गया। हाँ, रियो ने उसे पहचान लिया। उसका प्यार। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इस अर्थ पर उसे यहाँ क्या ले आया था? क्या सरप्राइज था? उन्हें बचाने के बाद रियो आयशा से बात करते हुए ग्रुप के साथ चलता रहा। मैंने काम पूरा कर लिया है। मैंने उन्हें बचा लिया जिनके लिए तुमने कहा था। वो उससे जल्द ही दोबारा मिलने के लिए मान गई और जवाब दिया, अगली बार मैं सीलिया के साथ भी आऊंगी। उस पल मिहारू रियो की तरफ मुड़ी और दिल से बोली, हमें बचाने के लिए थैंक यू। उसने शांति से जवाब दिया, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना था। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। उस जगह से मिहारू ने खुद को उससे इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। रियो का दिल घबराहट से भरा हुआ था। उसे डर था कि अपना असली नाम बताने से कहीं उनकी बचपन की यादें वापस ना आ जाएं। लेकिन आखिरकार उसने अपना फैसला लिया और कहा, मेरा नाम रियो है, लेकिन हालातों के चलते अभी मेरा कोई फैमिली नेम नहीं है। जैसे ही लड़की ने नाम सुना, उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। उसे वो लड़का याद आया जिससे उसकी बहन कभी प्यार करती थी, वो जिसने बहुत पहले उसे अलविदा कहा था। फिर भी उसे समझ नहीं आया कि उसके सामने खड़ा रियो वही लड़का था। मिहारू ने फिर अपने साथ वाली लड़की को इंट्रोड्यूस करवाया। उसका नाम चुन था। रियो तुरंत समझ गया कि वो मिहारू की छोटी बहन है, वही लड़की जो 3 साल छोटी थी और जिसे उसने अपना घर छोड़ने के बाद से नहीं देखा था। फिर मिहारू का छोटा भाई सामने आया और खुद को इंट्रोड्यूस किया। रियो ये जानकर कंफ्यूज था कि लड़के का फैमिली नेम सेम नहीं था और चुपचाप मान लिया कि मिहारू की मां ने उसके पिता के बाद किसी और से शादी कर ली थी। उस पॉइंट पर मिहारू ने रियो से पूछा कि इस दुनिया में लोग जापान की जबान से अलग जबान क्यों बोलते हैं। रियो ने समझाया कि ये एक मुश्किल मामला है और बाद में उसे और बताने का वादा किया। जैसे ही वो साथ चलते रहे, रियो अचानक एक जगह पर रुका। उसने अपनी ताकत जमा की और अचानक उनकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर का घर सामने आया, जो मानो एक विशाल चट्टान से तराशा गया हो। हर कोई दंग खड़ा था। जो अभी हुआ उसे समझने में नाकाम। फिर रियो उनकी तरफ मुड़ा और बोला, मुझे पता है कि बाहर से ये एक पत्थर की तरह दिखता है, लेकिन मेरा यकीन करो, अंदर से ये पूरी तरह रहने लायक है। जैसे ही वो रियो के बनाए हुए पत्थर के घर के सामने खड़े थे, आयशा आई, इस बार सीलिया के साथ। जैसे ही सीलिया ने रियो को देखा, वो घबराकर उसकी तरफ दौड़ी, पूछते हुए कि क्या वो ठीक है। जब उसे समझ आया कि वो सही सलामत है, उसका दिल इस बात से खुशी से भर गया कि उसने सबको बचा लिया था। रियो ने फिर उसे मिहारू और उसके ग्रुप से मिलवाया, लेकिन सीलिया हैरान रह गई जब उसने देखा कि वो वही जबान बोल रहे हैं जो रियो ने तब इस्तेमाल की थी जब वो पहली बार मिले थे। उसे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा था। उस पल आयशा आगे आई और उनमें से हर एक के माथे पर चूम लिया। बातचीत मुमकिन करने के लिए उन्हें अपनी जादू का एक हिस्सा दे दिया। उसने फिर साफ किया कि ये जादू सिर्फ कुछ वक्त के लिए है और समय के साथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद रियो ने उन्हें अंदर बुलाया। हालांकि घर बाहर से एक ठोस पत्थर जैसा दिखता था, अंदर से बहुत बड़ा था और रहने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने उन्हें नहाने और आराम करने के लिए बाथरूम इस्तेमाल करने दिया। इस बीच वो उनके छोटे भाई के साथ बैठा और अपने खुद के हाथों से एक सिंपल सा खाना बनाना शुरू किया। जैसे ही उसने खाना तैयार किया, उसने लड़के से वो सब बात की जो हुआ था और इस नई दुनिया के बारे में और समझाया। उसी वक्त आयशा मिहारू के साथ अकेले बैठी और कुछ गहरी बातें शेयर की, उसे बताते हुए कि वो असल में रियो से जुड़ी एक आत्मा थी। उसका वजूद पूरी तरह उससे जुड़ा था। बाद में जैसे ही सब टेबल के चारों ओर बैठे, रियो ने समझाना शुरू किया कि असल में क्या हुआ था। उसने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया वो जादू से बुलाए जाने का नतीजा था। उसने साफ किया कि इस तरह का जादू बहुत कम होता है और सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं। जो भी इसे करता है, उसे लोगों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भेजने के लिए अपनी लगभग सारी जादुई ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि जिसने भी उन्हें बुलाया है, उसके पास अजीब सी ताकत और इंसानी हदों से परे एक जादुई लेवल होना चाहिए, जब तक कि वो शुरू से इंसान ना हो। मिहारू ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा चिंता से भरा था और पूछा कि क्या उनकी दुनिया में वापस लौटने का कोई रास्ता है। रियो ने सच सच जवाब दिया कि वो अभी उसे पक्का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन उनके लिए वापस लौटने का रास्ता ढूंढने के लिए अपनी ताकत में सब कुछ करने का वादा किया। फिर उसने अपने खुद के राज का एक हिस्सा बताया। वो भी जापान से आया था, लेकिन उनकी तरह वो अपने शरीर में यहां नहीं आया था। इसके बजाय वो इस दुनिया में एक पैदा हुए बच्चे के शरीर में जागा था,
और तब से उसने शुरुआत से एक नई जिंदगी जी है। इसलिए उसने समझाया उनके वापस लौटने के चांस उससे कहीं ज्यादा थे। उस पॉइंट पर सीलिया ने भी बातचीत में हिस्सा लिया। उसने कहा कि इस दुनिया में आने से पहले उसने एक पुरानी कहानी के बारे में सुना था जिसे उसने कभी झूठ समझकर टाल दिया था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि शायद वो सच हो। उसने बताना शुरू किया, 1000 साल पहले राजा इंसानों को बचाने के लिए राक्षसों के खिलाफ एक लंबी जंग में थे। ये जंग कई सालों तक चली, जब तक कि राजाओं ने आखिरकार 6 हीरोज को नहीं चुन लिया और उन्हें अपनी तरफ से दुनिया पर राज करने की ताकत नहीं दे दी। रियो ने फिर कहा कि ये कहानी शायद सीधे उन चीजों से जुड़ी हो सकती है जो अब हो रही हैं। सोच के एक तूफान में खोया हुआ, खुद से बोलते हुए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिहारू से इस दुनिया में दोबारा मिलूंगा। वो कैसे रिएक्ट करेगी अगर उसे पता चले कि मैं वही हूं, रियो, वो लड़का जिसे वो कभी जानती थी। वो सारी यादें जो हमने शेयर की थी वापस आ सकती हैं। लेकिन सच ये है, मैं अब एक अलग पहचान के साथ जीता हूं। मैं यहां रियो हूं, लेकिन मैं कभी हारुतो था और हारुतो असली दुनिया में मर चुका है। इसीलिए मुझे इस रास्ते पर चलते रहना होगा जब तक कि मुझे वो ना मिल जाए जिसने मेरी फैमिली को मारा है और मैं अपना बदला ना ले लूं। इसी गहरी सोच में सीलिया अंदर आई और बोली, जब से मैं वापस आई हूं मुझे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज मेरे पास कुछ सवाल हैं। तुम इतने सारे राज लिए चलते हो, तुम आयशा से कैसे मिले? तुम इन लोगों की जबान कैसे बोल सकते हो? और ऐसा लगता है जैसे तुम मिहारू और उसके भाई बहनों को लंबे टाइम से जानते हो। रियो ने उसे सच सच जवाब दिया, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। सच ये है, मैं इस दुनिया से नहीं हूं। मैं अपनी पुरानी दुनिया में मरने के बाद यहां आया। जब तुमने मुझे पहली बार देखा था, मेरे पास अभी भी उस जिंदगी की सारी यादें थीं जो मैंने कभी जी थी। उस वक्त मेरा नाम हारुतो था और मैं 20 साल का था जब ये हुआ। सीलिया सुन्न रह गई। तो ये बात है, उसने कहा, इसलिए मुझे शुरुआत से ही महसूस होता था कि तुम्हारे बारे में कुछ अलग है। तुम हमेशा अपनी उम्र से ज्यादा समझदार लगते थे, किसी ऐसे इंसान की तरह जिसने बहुत लंबी जिंदगी जी हो। इसी चीज ने तुम्हें किसी भी और से अलग महसूस कराया। रियो ने आगे कहा, इत्तेफाक से मिहारू और उसके भाई बहन जो यहाँ आए हैं वो भी मेरी दुनिया से हैं, और मिहारू खासकर, वो बस कोई भी नहीं है, वो मेरा प्यार थी, वो लड़की जिससे मैंने बड़े होने पर लौटने और उसे अपने साथ ले जाने का वादा किया था। ये सुनकर सीलिया आखिरकार उस बात पर खुल गई जो उसे सच में परेशान कर रही थी। उसने माना कि वो लगातार अपने पिता के बारे में परेशान थी और उसे ये भी नहीं पता था कि वो सलामत हैं या नहीं। रियो ने उसे हिम्मत देने की कोशिश की और राय दी कि वो उन पर नजर रखने के लिए उन्हें लिखे, लेकिन एक नकली नाम इस्तेमाल करके, ताकि वो पकड़ी ना जाए और फिर भी उसका मैसेज उन तक पहुंच जाए। उस रात हम चार्ल्स को राइस के साथ बैठा देखते हैं। दोनों अपने आसपास हो रही अजीब चीजों पर बात कर रहे थे। राइस ने कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारी मंगेतर इतनी अचानक किडनैप हो जाएगी। लेकिन चार्ल्स ने शांत दिखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमने डाकुओं को खत्म कर दिया। दिक्कत अब यह है कि हमारे पास सीलिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और भी बुरा यह है कि हमारी सारी तलाश खाली गई है। इसीलिए हमें राज्य के बॉर्डर को बंद करना होगा जब तक कि हमें कोई नया सुराग ना मिल जाए। राइस की आवाज में शक पैदा होने लगा। शायद ये रियो और उसकी वो आत्मा आयशा है, शायद वही है जो उसे छुपा रहे हैं। चार्ल्स ने सीरियस होकर जवाब दिया, अब ये साफ हो रहा है, लेजेंडरी कहानी सच हो रही है। वो जो हमारे राज्य में एक हीरो के आने की बात कहती है, मैं खुद अपने पिता से उन्हें नजर में रखवाऊंगा जब तक कि मैं पक्का ना हो जाऊं। राइस ने उसे टेंशन में देखा। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि वो तुम्हारे राज्य बेल्ट्राम के लिए वफादार हों। मुझे एक फीलिंग आ रही है कि जल्द ही तुम्हारे पास एक और पवित्र पत्थर होगा और वो पूरी तरह से ताकत का पलड़ा तुम्हारे हक में कर सकता है। चार्ल्स ने पक्का किया, तुम सही कह रहे हो। पत्थर अब राजकुमारी फ्लोरा और ड्यूक के पास है। मुझे यकीन है वो इस वक्त उस हीरो का स्वागत कर रहे हैं जिसे उन्होंने बुलाया है। दूसरी तरफ हम एक अनजान से नौजवान को शाही महल में एक लेजेंडरी हीरो की तरह देखा पाते हैं, बिना ये समझे कि क्या चल रहा है। जो बात अजीब थी वो ये कि वो असल में इसके मजे ले रहा था, जैसे कोई फैंटेसी जी रहा हो। उसके बगल में किसी ने कहा, आप जो चाहें वो मांग सकते हैं और वो पूरा किया जाएगा, कोई सवाल नहीं। नौजवान को लगा जैसे वो किसी अजीब सी नॉवल के अंदर हो। उसे याद आया कि उसकी पुरानी दुनिया में पिछली बार क्या हुआ था, कैसे वो बस बिस्तर पर लेटा हुआ था, एक आम जिंदगी जी रहा था, जब अचानक उसके नीचे एक बहुत बड़ा जादुई दायरा बना और उसे यहां ले आया। जब वो उठा तो वो सिपाहियों से घिरा हुआ था और उसके सामने राजकुमारी फ्लोरा और उनका वफादार रक्षक गुस्ताव खड़े थे। घबराकर वो चिल्लाया, तुम लोग कौन हो? अभी क्या हो रहा है? फ्लोरा आगे आई और खुद को इंट्रोड्यूस किया।
मैं इस राज्य की दूसरी राजकुमारी हूं। ये गुस्ताव हैं, मेरे वफादार रक्षक। तब जाकर नौजवान को समझ आया कि वो सच में एक अलग दुनिया में आ चुका है। फ्लोरा ने उसे देखा और कहा, ये साफ है कि तुम वो चुने हुए हीरो हो जिसके बारे में 6 राजाओं ने बात की थी। ये वही कहानी थी जिसे रियो ने पहले बताया था। उसने उसे कहानी बताना शुरू किया, हालांकि उसे इसका बहुत कुछ समझ नहीं आया। फिर फ्लोरा ने आगे कहा, तुम्हारे हीरो होने का सबसे बड़ा सबूत वो तलवार है जो तुमने पकड़ रखी है। लड़के ने हैरानी में नीचे देखा। सच में उसके हाथ में एक तलवार थी जिसे उसने पहले देखा तक नहीं था। मौका देखते हुए उसने खेल में शामिल होने का फैसला किया और खुद को सकाना के रूप में इंट्रोड्यूस किया, और वहां से उसके और राज्य के बीच बातचीत शुरू हो गई और अंदर ही अंदर वो जीत हासिल करके बाहर जाने के लिए पक्का था। उनसे बात करते हुए साकाना ने महसूस किया कि जिस वजह से उसे यहाँ लाया गया था उसका कुछ लेना देना उस पत्थर से था जो राजकुमारी फ्लोरा के पास था। उसने सीधे उनसे पूछा कि क्या उनके पास उसे वापस उसकी असली दुनिया में भेजने का कोई रास्ता है, ये जिद करते हुए कि उसके साथ जो हुआ वो किडनैपिंग से कम नहीं था। फ्लोरा ने सच सच जवाब दिया, ये कहते हुए कि उसे नहीं पता कि ये मुमकिन है या नहीं। गुस्ताव ने फिर माहौल शांत करने के लिए बीच में बोला, उसे यकीन दिलाते हुए कि वो हालात को गलत समझ रहा है और गुस्ताव खुद सब कुछ समझाएगा। इस बीच रियो आसमानों में मिहारू के साथ उड़ रहा था, उसे अपनी बाहों में उठाए हुए। वो हैरान और खुश दोनों थी। ये उसका उड़ने का पहला अनुभव था। ये उसके लिए कमाल महसूस हो रहा था, जैसे वो जागने की बजाय सपना देख रही हो। दूसरी तरफ सीलिया आयशा के साथ बैठी थी। रियो के बारे में सवाल पूछ रही थी, उसे बेहतर समझने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा कि वो हमेशा रहस्यमयी और समझने में मुश्किल लगता है, लेकिन आयशा ने जवाब दिया, मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। हम यादें और सोच शेयर करते हैं, हमारी एक ही रूह है। ये मुझे उसके सबसे करीब इंसान बनाता है। लोगों पर उसका भरोसा वो तुम्हारी वजह से लौटा। तुम वो पहली थी जिसने उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उस पल रियो और मिहारू राज्य के पास पहुंचे। जमीन पर उतरने से पहले उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने बालों का रंग बदल लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर उसने एक जादुई नेकलेस निकाला और दूसरों को पकड़ा दिया, समझाते हुए कि वो भी अपना बालों का रंग बदलने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो बिना किसी का ध्यान खींचे आराम से आसपास घूम सकें। वो बाजार में उतरे और घूमने लगे, कपड़े और बाकी सामान खरीदने लगे। मिहारू खुशी से भरी हुई थी। जो वो महसूस कर रही थी उस पर मुश्किल से यकीन कर पा रही थी। घर लौटने पर रियो उनके साथ बैठा और मिहारू को बताया कि उसने उनके गायब दोस्तों के लिए बहुत तलाश की थी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। उसने समझाया कि सबसे ज्यादा चांस ये है कि वो भी इस दुनिया में उन 6 हीरोज के हिस्से के रूप में बुलाए गए हैं जिनका कहानी में जिक्र किया गया था। मिहारू ये खबर सुनकर हिल गई, घबराहट से भर गई। उसे अब नहीं पता था कि उसके दोस्त सलामत थे या उनकी किस्मत पहले ही कोई बुरा मोड़ ले चुकी थी। अगली सुबह रियो ने जाने का फैसला किया। उसने सबको विदाई दी और आयशा को घर पर सबकी अच्छे से देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी। फिर अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल करके वो टेलीपोर्ट हुआ और पलक झपकते ही गायब हो गया, आत्माओं के गांव में पहुंचते हुए। जिस पल उसके पैर जमीन पर पड़े, लेटीना आ गई। उसकी एनर्जी दूर से ही महसूस कर चुकी थी। उसे दोबारा देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। जल्द ही बाकी लड़कियां भी आ गईं। वो सब उसकी तरफ दौड़ रही थीं, उसे एक बार फिर देख पाने के लिए खुशी से पागल थीं। रियो ने उन्हें बताया कि वो एक जरूरी काम के लिए आया है और उसे बहुत अहमियत वाली किसी चीज के बारे में गांव के बुजुर्गों से बात करने की जरूरत है। उसने लड़कियों से मदद मांगी ताकि वो एक मीटिंग तय कर सके। वो उसे बुजुर्गों की बैठक के पास ले गई, जहां रियो उनके सामने बैठा और जो कुछ हुआ था वो सब बताने लगा। उसने कहा, 6 खंभे अचानक से जल उठे और ठीक उसी वक्त दूसरी दुनिया से 3 लोग आ गए। मुझे यकीन है कि वो पुरानी कहानी से जुड़े हैं, वो जो उन 6 हीरोज के बारे में है जिन्हें इस दुनिया को बचाने के लिए बताया गया है। बुजुर्गों में से एक ने हैरानी में पूछा, और तुम्हें क्यों यकीन है कि वो दूसरी दुनिया से हैं? रियो ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, क्योंकि वो अभी मेरे घर में रह रहे हैं। मैं उन्हें बचा रहा हूं और वो अभी भी इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं इस बात को लेकर भी पक्का हूं कि बुलाने के दौरान 2 और लोग गलती से खिंच गए थे और रास्ते में कहीं खो गए हैं। एक और बुजुर्ग खड़ा हुआ, हैरान। तुम असल में उनसे बात करने में कामयाब हो गए? रियो ने सिर हिलाया। और तुम उनकी जबान कैसे समझे? रियो ने आराम से जवाब दिया, अपनी पिछली जिंदगी में मैं उनकी दुनिया में रहता था, इसलिए उनसे बात करना मेरे लिए आम बात थी। उसने फिर आगे कहा, फिर भी मैं अभी सब कुछ नहीं बताऊंगा। मैं डिटेल्स किसी और सही वक्त के लिए छोड़ दूंगा। मुझे आपसे जो चाहिए वो है एक वादा। उन 3 भाई बहनों और एक और इंसान को कुछ समय के लिए गांव में रुकने की इजाजत दें, जब तक कि मैं उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेजने का रास्ता ना ढूंढ लूं।
बुजुर्ग ने पूछा, हम उन 3 भाई बहनों वाली बात समझते हैं, लेकिन चौथा इंसान कौन है? रियो ने जवाब दिया, वो मेरी टीचर है। मैंने उसे एक सियासी शादी से बचाया है जो उसे तबाह कर देती। उसकी शादी के दिन मैंने उसे उस किस्मत से बचाया। वहां मौजूद लड़कियां उसे इज्जत से देखने लगीं। जो उन्होंने सुना उससे उनके दिल भर आए। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, मैं उन्हें गांव में स्वागत करने के लिए राजी हूं, लेकिन एक शर्त पर। अगर वो कभी अपनी दुनिया में लौटें तो उन्हें आत्माओं के गांव के राज कभी नहीं बताने होंगे। रियो बिना हिचकिचाहट के मान गया और ये तय हुआ कि वो खुद उन्हें गांव लेकर आएगा। उस रात रियो लाटीना के साथ खड़ा था और बोला, सबके सामने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बात करने के लिए आई एम सॉरी, लेकिन मुझे बुजुर्गों को चीजें समझाने के लिए ऐसा करना पड़ा। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे भी उन्हें सच बता देना चाहिए कि मैं भी दूसरी दुनिया से हूं? उसने जवाब दिया, तुम कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं हो। अगर तुम इसे राज रखना चाहती हो तो इसे अपने तक ही रखो। उसने दोबारा पूछा, वो लोग जो आए हैं वो तुम्हारी दुनिया से हैं, है ना? उसने जवाब दिया, हाँ, वो मेरी दुनिया से हैं। उसने आगे पूछा, क्या तुमने उन्हें बताया? हाँ, अगर मैं ना बताता तो वो पूछते कि मैं उनकी जबान कैसे समझा। मेरे पास उन्हें बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अगर हमारी दुनिया से और भी लोग आते हैं, तुम फिर भी मेरे लिए खास रहोगी लैटिना। फिर उसने समझाया, उनमें से एक लड़की है जो मेरा बचपन का प्यार थी, बाकी उसके भाई बहन हैं। फिर भी मैंने ये बात राज रखी है कि मैं वही लड़का हूं जिससे वो कभी प्यार करती थी, 2 वजहों से। पहला, वो अभी भी इस दुनिया में एडजस्ट कर रहे हैं। दूसरा, मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो मैं दूसरी दुनिया में हुआ करता था। उसने लैटिना को ये बातचीत अपने बीच रखने को कहा। अगले दिन रियो ने लैटिना और बाकी लड़कियों को अलविदा कहा, उन्हें बताते हुए कि वो उन 3 भाई बहनों को लाने के लिए सफर करेगा। वो करीब 2 हफ्तों के लिए बाहर रहेगा और इसलिए वो निकल गया। फिर हम एक बिल्कुल अलग राज्य में पहुंचते हैं, जहां राजा एक बड़े से हॉल में एक राजकुमारी के साथ बैठे थे। उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने उसे एक सीरियस मामले के लिए तुरंत बुलाया है। उन्होंने समझाया, हमने एक बहुत ताकतवर जादुई पत्थर का इस्तेमाल करके दूसरी दुनिया से एक लड़की को बुलाया है और पता चला है कि वो एक हीरो है। मैंने सुना है कि तुम्हारे राज्य ने भी दूसरी दुनिया से किसी को बुलाने में कामयाबी हासिल की है। चूंकि अब ये सच बन चुका है, मैं चाहता हूं कि तुम अपने राज्य को बता दो कि उन्हें उस जश्न में बुलाया गया है जो हम रख रहे हैं, और उन्हें उनके द्वारा बुलाए गए हीरो की याद दिलाना मत भूलना। राजकुमारी मैसेज देने के लिए मान गई, लेकिन उसने पूछा, उस हीरो का क्या नाम है जिसे आपने बुलाया है? राजा ने जवाब दिया, उसने कहा उसका नाम सूकी है, लेकिन बाद में समझाया कि सूकी उसका फैमिली नेम है, क्योंकि उसकी दुनिया में फैमिली इंसान से पहले आती है। राजकुमारी को वो नाम कुछ जाना पहचाना लगा, जैसे उसने इसे पहले भी सुना हो, और इसके चलते उसके दिल में एक शक पैदा हुआ कि सूकी शायद उसी दुनिया से हो सकती है जहां से उनका अपना हीरो था। राजा ने उसे सूकी से खुद मिलने की परमिशन दे दी, और इसलिए राजा की बेटी उसे वहां ले गई जहां वो रुकी हुई थी। दूसरी तरफ हम राइस को एक अंधेरे जंगल के बीचों बीच खड़े देखते हैं, उन डरावने राक्षसों से घिरा हुआ जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने एक ठंडे लहजे में हुक्म दिया, मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी ऐसे इंसान को पकड़ो जिसके पास जबरदस्त जादुई ताकत हो। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। राक्षस एक भयंकर तूफान की तरह निकले, अपने शिकार की तरफ दौड़ते हुए। इस बीच रियो को फंसाने के लिए राइस का जाल धीरे धीरे बिछ रहा था। अगले दिन सीलिया के घर पर वो बैठी हुई थी और छोटे भाई के साथ खेल रही थी, जबकि मिहारू अपनी बहन के साथ बैठी थी। उनकी बातचीत घूम फिरकर रियो की तरफ आ गई जब से वो उससे मिले थे। उसकी बहन ने ध्यान दिया और साफ जलन के साथ पूछा, तुम हर टाइम उसके बारे में क्यों बात कर रही हो? जलन उसके पूरे चेहरे पर लिखी हुई थी। मिहारू ने शांति से जवाब दिया, उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए, मैं रियो पर भरोसा करती हूँ, मैं सब कुछ उस पर छोड़ दूंगी, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। उसकी बहन ने एक मजाकिया सी हंसी दी और बोली, ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें किसी लड़के के सामने शर्माते देखा है। तुम उसके आसपास रहकर खुश लगती हो। लेकिन मिहारू ने जल्दी से मना कर दिया, शायद ये बस इसलिए है क्योंकि वो हमारे साथ अच्छा और प्यारा है, और कुछ नहीं। उसका ये बर्ताव मुझे पुराने हारूतो की याद दिलाता है। ये समझते हुए कि उसके लफ्ज कड़वे थे, उसने माफी मांगी और चली गई, सिर्फ गहरी सोच में गिरने के लिए। क्या वो अभी भी हारूतो से प्यार करती थी, या उसका दिल किसी और की तरफ झुकना शुरू हो गया था? उस पल राइस के राक्षस घर के आसपास आ गए। हवा बदल गई, एक भारी और अजीब सी मौजूदगी ने इलाके को घेर लिया। मिहारू और उसकी बहन डर के मारे सुन्न हो गईं और अंदर जाने के लिए भागी, लेकिन राक्षसों ने जादुई ढाल को तोड़ दिया और भयानक ताकत के साथ अंदर घुस आए। ठीक जब लग रहा था कि सब खत्म हो जाएगा, आयशा आ गई।
एक जबरदस्त जादू छोड़ते हुए जिसने राक्षसों को पीछे धकेल दिया। उसने कहा, वो ढाल की एनर्जी से खींचे चले आए थे, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगी, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एक विशाल जानवर ने मिहारू और उसकी बहन पर झपट्टा मारा। आखिरी पल में सीलिया ने बीच बचाव किया और उन दोनों को बचा लिया। अचानक हवा में ताकत का एक तूफान फट पड़ा। रियो आ गया था, खुद को लड़ाई में झोंकते हुए हर उस चीज के साथ जो उसके पास थी। राक्षसों ने अजीब सी ताकत के साथ पलटवार किया। वो आम जीव नहीं थे, आयशा ने उसे बताया। ये राक्षस नॉर्मल ऑरा नहीं छोड़ते। इनका काला रंग बताता है कि ये असल में क्या है, कुछ बिल्कुल अलग। रियो ने एक को मारने में कामयाबी पाई, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसका शरीर गायब हो गया और पीछे एक अजीब सा क्रिस्टल छोड़ गया। वो समझ गया कि ये कोई धोखा नहीं है, ये असली जानवर थे। उसी वक्त आयशा ने अपने जादू का इस्तेमाल करके बाकी सबको खत्म कर दिया। लड़ाई के बाद रियो ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें तुरंत निकलना होगा, खतरा अभी टला नहीं है। दूसरी तरफ राइस देख रहा था जैसे ही उसके राक्षस उसके पास लौटे, लेकिन उसने ध्यान दिया कि उनमें से कुछ कभी नहीं लौटे, खासकर वो जिन्हें रियो ने मारा था। बाकी लौटे जाल में फंसे हुए पकड़े गए योद्धाओं को लाते हुए। राइस ने फिर उन्हें दोबारा फैलने का हुक्म दिया और ऑपरेशन को चालू रखने को कहा जब तक कि उसका मकसद पूरा ना हो जाए। अगली सुबह रियो ने अपने ग्रुप को गांव में पहुंचा दिया। पलक झपकते ही सफर करने के अजीब एहसास से हर कोई दंग रह गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपनी पुरानी जगह छोड़ दी थी और पलक झपकते ही कहीं और आ गए थे। जैसे ही उनके पैर गांव की जमीन पर पड़े और उन्होंने डेमी ह्यूमंस को देखा, उनकी नजरें एक पल के लिए जम गईं। उनकी शक्लें अनजान थीं और उन्होंने पहले जो कुछ भी जाना था उससे अलग थीं। रियो शांति से मुस्कुराया और समझाया कि ये बस डेमी ह्यूमंस नहीं हैं, बल्कि खास आत्माएं हैं जो दुनिया से छुपकर रहती हैं और बहुत कम लोग ही इनके बारे में जानते हैं। अचानक लटीना साफ जापानी में बोली और सबकी आंखें सदमे से फटी रह गईं। वो हंसी और बोली कि रियो की तरह वो भी अपनी पिछली जिंदगी की यादें रखती है। उसने फिर उन्हें इस नई दुनिया की जबान सिखाने की बात कही। रियो ने उसे देखा और पूछा कि क्या वो सच में सबको अपनी असली पहचान बताने के बारे में पक्का है। उसने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि वो पहले ही गांव के बुजुर्ग और अपने दोस्तों को बहुत पहले बता चुकी है और उन्होंने उसे वैसे ही अपना लिया था जैसी वो है। जिस पल उसने मिहारू का नाम सुना, उसने तुरंत उसे पहचान लिया और उसका दिल से स्वागत किया। फिर उन्होंने गांव के आसपास एक शांत सा टूर शुरू किया। उन्होंने ध्यान दिया कि गांव वाले उन्हें संभलकर और मिले जुले चेहरों के साथ देख रहे थे, जानने की इच्छा और डर के साथ। रियो ने समझाया कि गांव लंबे टाइम से इंसानी दुनिया से दूर रहा है और इसके लोग कुदरती तौर पर बाहर वालों के साथ डील करते वक्त रिजर्व रहते हैं। कुछ ही देर बाद गांव के मुखिया और बाकी बुजुर्ग आए, मेहमानों का दिल से स्वागत करते हुए। उन्होंने रोशनी और खुशबू से सजी एक छोटी सी पार्टी रखी, जहां ड्रायस ने उन्हें प्यार से ग्रीट किया और खुशी पूरी जगह में फैल गई। मिहारू की छोटी बहन ने उस नज़ारे को चमकती आंखों से देखा। उसने ध्यान दिया कि कैसे गांव वाले रियो के साथ प्यार, इज्जत और भरोसे से मिल रहे थे और उसने महसूस किया कि ये नौजवान सच में कोई ऐसा है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। अगले दिन रियो और सीलिया ने सबको अपनी विदाई दी। मिहारू ने उनके लिए एक बढ़िया खाना बनाया था और रियो को एहसानमंद आंखों से देखते हुए कहा, तुम हमारे लिए जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए थैंक यू। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें एक दिन इसका सिला दूंगी। उसने बदले में बस स्माइल किया, फिर सीलिया और आयशा के साथ निकल गया, सीलिया के घर की तरफ जाते हुए। इस बीच राज्य के एक दूसरे हिस्से में दूसरी दुनिया से बुलाया गया हीरो राजकुमारी के सामने खड़ा था। उसने उसे बताया कि नई बुलाई गई हीरोइन का स्वागत करने के लिए एक खास जश्न रखा जाएगा और उसे खुद बुलाया गया है। उसने ये भी बताया कि राजकुमारी फ्लोरा और ड्यूक शामिल होंगे। हालांकि ऐसे मामलों में ड्यूक की ही चलती थी। हीरो पहले ही ध्यान भटका चुका था राजकुमारी के चाम से दीवाना होकर। उसने तुरंत न्योता कबूल कर लिया और पूछा कि क्या वो खुद भी आएंगी। जब उसने हाँ कहा तो उसने स्माइल किया और पक्का किया कि वो पक्का वहां होगा। उस रात रियो और सीलिया उसके घर पहुंचे। लौटने पर वो जज्बात से भर गई थी। उसने रियो को बताया कि बगीचे में एक खुफिया रास्ता है, एक ऐसा जिसे सिर्फ घर वाले जानते हैं, और राय दी कि वो चिट्ठी छोड़ने के लिए उसे इस्तेमाल करें। लेकिन रियो ने अपनी मौजूदगी छुपाने के लिए जादुई कला इस्तेमाल करना बेहतर समझा और सच में वो गार्ड्स की नजरों में आए बिना अंदर घुसने में कामयाब रहे। ठीक उसी पल सीलिया के पिता अपनी स्टडी में बैठे थे। जब उसने लालटेन जलाई, उसके बगल वाला क्रिस्टल चमक उठा, इशारा देते हुए कि उसकी बेटी आ चुकी है। वो रास्ते की तरफ भागकर गया, लेकिन उसे सिर्फ एक हाथ से लिखी चिट्ठी मिली। मैं अब उन लोगों के बीच एक सुकून भरी जिंदगी जी रही हूँ जिन पर मैं भरोसा करती हूँ। मुझे पता है मैंने आपको नीचा दिखाया जब मैंने ड्यूक से शादी करने से मना कर दिया,
लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं एक दिन वापस आऊंगी और आपको सब कुछ बताऊंगी। उसने चिट्ठी पढ़ी और चैन की सांस ली, ये समझते हुए कि वो बस कुछ पल पहले ही गई है। इस बीच रियो और सीलिया पहले ही निकल चुके थे, आसमान को चीरते हुए उड़ रहे थे। वो उसकी तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या वो पक्का है कि वो अपनी फैमिली को नहीं देखना चाहती। उसने सख्ती से जवाब दिया कि पचड़ों से बचने के लिए अभी यही सबसे अच्छा फैसला है। फिर पूरी सच्चाई के साथ उसने उसे उन सब चीजों के लिए थैंक यू कहा जो उसने उसके लिए की थी। अगली सुबह उजोमा अपने जहाज पर जा रही थीं जब उसने अचानक एक बहुत बड़े ड्रैगन को ऊपर उड़ते हुए देखा। उसका साइज डरावना था। उसकी एक चोट उन्हें धरती के नक्शे से मिटा सकती थी। किस्मत से लक उनके साथ था। ड्रैगन ने जहाज पर ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते चलता रहा। उस पल उजोमा और उसके क्रू ने महसूस किया कि सफर आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ा खतरा होगा। उन्हें पास के एक शहर में इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहां उजोमा ये देखकर हैरान रह गई कि ड्यूक गुइनो का जहाज भी उसी जगह पर रुका था। पता चला कि वो भी ड्रैगन की वजह से रुक गए थे। एक जरूरी मीटिंग रखी गई जहां उन्होंने जो देखा उसके बारे में जानकारी बांटी और इस अजीब सी जानवर की किस्मत और रास्ते का अंदाजा लगाने की कोशिश की। उसी शहर में रियो और सीलिया साथ थे, लेकिन उनका आयशा से रास्ता भटक गया था। उन्होंने उसे ढूंढा जब तक कि उन्होंने उसे खाने की ठेली पर आराम से खाते हुए नहीं पा लिया, बिना किसी परवाह की। जैसे ही रियो अंदर आया, ठेले वाले ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम उस लड़की के नौकर हो? रियो कुछ पल हिचकिचाया, फिर जवाब दिया, हाँ, मैं उसका नौकर हूं। उसने जो खाया मैं उसके पैसे दे दूंगा। लेकिन उस आदमी ने उसे तसल्ली दी, आज पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पूरे शहर को अभी माफ किया गया है क्योंकि दूसरी दुनिया से बुलाए गए हीरोज यहाँ हैं और उन्हें गैलर्क नाम के शहर में एक बड़े जश्न में बुलाया गया है। ये सुनकर रियो ने घबराकर पूछा, क्या आप उनके नाम जानते हैं? ठेले वाले ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता, लेकिन उसने सुना है कि उनका जहाज जश्न के लिए गैलर्क की तरफ जा रहा है। मीटिंग के दौरान समा ने कहा कि पास में इतनी ताकतवर ड्रैगन का होना डरावना और खतरनाक है, जो इंसानों के संभालने से बहुत परे है। उजोमा ने जवाब दिया कि सबसे बुरे हालात में अगर ड्रैगन शहर को डराता है तो वो लोगों को निकालने की राय देंगी। समा ने फिर उससे पूछा कि अब वो क्या करने का प्लान कर रही है। उसने कहा कि वो अपने देश लौट रही है। उसने अपनी असिस्टेंट को जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन असल में वो असली शासक थी और उसके देश को उसकी जरूरत थी। समा परेशान लगा और बोला कि अभी लौटना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उजोमा ने उसे तसल्ली दी कि उसकी नौकरानियां जंग और खतरे की आदी हैं। समा ने सख्ती से जवाब दिया, मैं एक हीरो हूं, मैं कैसे खड़ा होकर देख सकता हूं? मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। उनमें से एक ने एतराज करने की कोशिश की, लेकिन गुस्टाव ने बीच में बोलते हुए कहा, वो एक हीरो है, हमारा रुतबा हमें उसे रोकने या हुक्म देने की इजाजत नहीं देता उजोमा। फिर साफ किया कि समा एक अलग राज्य का हीरो है और उसे उनके लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। लेकिन उसकी जिद ने आखिरकार उसे मना ही लिया। जैसे ही वो निकलने के लिए तैयार हो रहे थे, उसे बचाने के लिए ड्यूक द्वारा भेजा गया एक गार्ड आया। उसने खुद को ब्रांड के रूप में इंट्रोड्यूस किया और पता चला कि वो कोई ऐसा है जो नौकरानी आर्या को बहुत पहले से जानता था। उसने उसे बताया कि उसने उसे लंबे टाइम तक ढूंढा था और उसकी फैमिली के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। आर्या ने शांति से जवाब दिया, राजकुमारी उजोमा ने मुझे गोद ले लिया, मैं अब उनकी सेवा करती हूँ। काफिला निकल पड़ा। रास्ते में आर्या अचानक गार्ड्स पर बग्घियां रोकने के लिए चिल्लाई। राक्षसों का एक बहुत बड़ा झुंड आगे और दोनों तरफ आ गया था, हमेशा से कहीं ज्यादा, जैसे किसी ने इसे प्लान किया हो। बहुत बड़े पत्थर काफिले पर टूट पड़े। आर्या ने अपनी जादुई ताकत छोड़ी और राजकुमारी और अपने आसपास वालों को बचाने के लिए एक ढाल बनाई, लेकिन राक्षस बढ़ते रहे, करीब 400। आर्या बहादुरी से आगे खड़ी रही और सिपाहियों को पीछे रहने और हर हाल में राजकुमारी को बचाने का हुक्म दिया। वो अकेले आगे बढ़ी और एक खतरनाक हमला किया जिसने सबको सदमे में डाल दिया। दूर से राइस उस नजारे को देख रहा था। वो इस सबके पीछे का मास्टरमाइंड था। उसने खुद से फुसफुसाया, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी देर तक टिकेंगे। वो असिस्टेंट मेरी सोच से ज्यादा मजबूत है। वापस बग्घी में समा घबरा रहा था, अपना डर छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने शांत होने का नाटक किया और बोला, गार्ड्स ने अभी तक राक्षसों को खत्म क्यों नहीं किया? अगर ऐसा ही चलता रहा मैं बीच में आऊंगा। अचानक एक बहुत भारी चीज बग्घी पर गिरी, उसे जोर से हिलाते हुए। समा ने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, मैं अब इसे और नहीं सह सकता, मैं लड़ रहा हूं। वो बग्घी से बाहर कूद गया, जिसके पीछे दोनों राजकुमारियां थीं। उजोमा ने फ्लोरा को बचाने के लिए एक जादुई ढाल बनाई। फिर भी सोमा ने अपनी ताकत निकालने में हिचकिचाहट दिखाई। वो जानता था कि इसे शुरू करने से राक्षस उसकी तरफ खिंचेंगे।
और सच ये था कि उसके पास इतने सारे दुश्मनों का सामना करने का असली हुनर नहीं था। इसलिए उसने तीसरी राजकुमारी से फ्लोरा को संभालने और एक घायल सिपाही की मदद करने को कहा। उसने एक हीलिंग तकनीक इस्तेमाल की जिसने उनकी हिम्मत को वापस ला दिया। उसकी असिस्टेंट जल्द ही लौटी और बताया कि उसने बहुत से राक्षसों को खत्म कर दिया है। राजकुमारी पूरे कॉन्फिडेंस से मुस्कुराई और बोली, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूं, बाकी को खत्म करो। उसकी असिस्टेंट हमला करती हुई आगे बढ़ी, ऐसी ताकत के साथ लड़ते हुए कि ब्रैंट उसकी ताकत देखकर सन्न खड़ा रह गया। लेकिन असली सदमा तब लगा जब एक मिनोटॉर सामने आया। वो विशाल जानवर भारी कदमों के साथ सोमा के पास पहुंचा। सोमा डर में जमकर जमीन पर गिर पड़ा। जानवर ने नौकरानी की तरफ छलांग लगाई, जिसने बमुश्किल पहला वार बचाया। फिर भी उस हल्के से वार ने बग्घी को दूर फेंक दिया, फ्लोरा को लगभग मारते हुए, जब तक कि यूजोमा ने आखिरी सेकंड में उसे बचा नहीं लिया। बदले में रियो ने खुद को हारुतो के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उस पल फ्लोरा की आंखें हैरानी में फटी रह गईं, जैसे वो शक कर रही हो कि वो वही रियो है जिसे वो पहले जानती थी। लेकिन वो पूरी तरह पक्का नहीं थी।